Hello everyone, welcome to Study Space, your calm corner to learn and score better. इस वीडियो में हम यूनिट 4 थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी की यूनिट 4 जो है उसको कंप्लीट करेंगे। मैंने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यूनिट तीनों चैनल पे अपलोड करती हैं। ये फोर्थ यूनिट एंड लास्ट यूनिट होने वाली है आपकी। ये वन शॉट वीडियोस मैंने आपके लिए लेकर आई थी मैं। एंड इस यूनिट में हम कुछ डाइवर्सिटी से रिलेटेड एंड देन रिप्रेजेंटेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबल इश्यूज से रिलेटेड जो डेमोक्रेसी में चीज़ें होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू टू चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको लेक्चर्स कैसे लगे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी से। तो डाइवर्सिटी refers to the existence of multiple identities, culture, languages, religion, caste and social group within a society। कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि एक ही जगह पर एक ही सोसाइटी में बहुत सारी आइडेंटिटी के लोग, कल्चर के अलग अलग कल्चर के, लैंग्वेजेस के, कास्ट, सोशल ग्रुप, रिलीजन, इन सब के कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। इन डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी बोथ स्ट्रेंथ भी होती है और एक चैलेंज भी होती है। इट एंश्योर इंक्लूसिवनेस एंड प्लूरलिज्म, बट इट ऑल्सो रिक्वायर अ केयरफुल मैनेजमेंट टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट। ये मेजर चीज़ है कि इसको हमें बहुत केयरफुली मैनेज करना पड़ता है ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो, पीस बना रहे सोसाइटी में। ये चैलेंज भी हो सकता है और स्ट्रेंथ भी हो सकती है डेमोक्रेसी की। ये और इंश्योर करती है इंक्लूसिवनेस एंड प्लूरलिज्म को। इंडिया जो है प्राइम एग्जांपल है डेमोक्रेसी का, दैट थ्राइव्स ऑन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कि डाइवर्सिटी में हम लोग यूनिटी कैसे रख सकते हैं, तो इंडिया एक प्राइम एग्जांपल की तरह होता है। अब डाइवर्सिटी इन इंडिया अगर हम देखें तो इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन दी वर्ल्ड। इसमें हमारे पास इंडिया में देखो कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है विद मल्टीपल हियरार्कीज। रिलीजियस डाइवर्सिटी है, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हर तरीके के आपके लोग यहाँ पे मिलते हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, 22 शेड्यूल लैंग्वेज है एंड हंड्रेड्स ऑफ डायलेक्ट्स हमें इंडिया में मिलते हैं। रीजनल डाइवर्सिटी है कि नॉर्थ साउथ, रूरल, अर्बन, ट्राइबल वर्सेस मेन स्ट्रीम, तो हमें बहुत ज़्यादा रीजनल डाइवर्सिटी मिलती है। दिस डाइवर्सिटी शेप इंडिया डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसीज की इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इंडिया के जो डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस है, पॉलिसीज है, वो अच्छे से वर्क कर रही है, अच्छे से शेप्ड है, तो वो बहुत बड़ी बात है। रीजन फॉर डाइवर्सिटी इन इंडिया अगर हम देखें तो उसमें आता है पहला हिस्टोरिकल फैक्टर, कि इन्विजन्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुए हैं, कल्चर एक्सचेंज हुआ है, प्लूरल आइडेंटिटीज बनी है। देन जोग्राफिकल वेरिएशन अगर हम देखें तो क्लाइमेट रिसोर्सेज है, टेरेन शेप्ड डिस्टिंक्ट लाइफस्टाइल है हमारे यहाँ पे। सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो कास्ट, कम्युनिटी, ट्रेडिशन रेनफोर्स करते हैं डाइवर्सिटी को। रिलीजियस प्लूरिज्म है कि कोएग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल फेथ है इधर ओवर सेंचुरीज। हम आगे बढ़ते हैं तो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करें। डिस्पाइट इमेंस स्ट्रगल डाइवर्सिटी जो होती है, डिस्पाइट इमेंस डाइवर्सिटी इंडिया इज मेंटेन यूनिटी। इंडिया ने यूनिटी क्यों मेंटेन करके रखी है, उसके फैक्टर्स क्या क्या है, तो उसके हम देखते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल सबसे बड़ा है। कि कॉमन फाइट थी सबकी कॉमन फाइट थी, कॉलोनलिज्म के अगेंस्ट सब लोग थे, तो इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा यूनाइटेड हो गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है सेकुलरिज्म का, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, फंडामेंटल है, सबको इंक्लूड करता है, प्रोटेक्ट करता है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल ग्रुप थ्रू इलेक्शंस, लेजिस्लेशन एंड लोकल गवर्नेंस के थ्रू होता है। कल्चरल सिंथेसिस की बात करें इसमें तो फेस्टिवल ट्रेडिशंस जो है कॉमन एक शेयर्ड हेरिटेज, फास्ट फोस्टर बिलोंगिंग्स होती हैं सबकी। अलग अलग इतने सारे फेस्टिवल्स है, सबके अलग अलग ट्रेडिशंस है इधर। फेडरल सिस्टम की बात करें तो अकोमोडेट करता है रीजनल एस्पिरेशंस विद नेशनल यूनिटी। अब आते हैं कंटेम्प्रेरी डिबेट्स ऑन डाइवर्सिटी के ऊपर कि कौन कौन सी कंटेम्प्रेरी डिबेट्स यहाँ पे चली है। तो मैनेजिंग डाइवर्सिटी विदाउट फ्रेगमेंटेशन, कि डाइवर्सिटी को बिना फ्रेगमेंटेशन के कैसे मैनेज किया जाता है। तो बैलेंसिंग मेजोरिटी रूल विद माइनॉरिटी राइट्स, कि मेजोरिटी के रूल को आप बैलेंस करो विद माइनॉरिटी के राइट्स को, कि दोनों चीज़ें एक दूसरे को ओवर रीच ना करे, एक दूसरे को सप्रेस ना करे, तो उस चीज़ के लिए बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। सोशल इनइक्वलिटीज़ जो होती हैं, कास्ट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इनको कास्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन चैलेंजेस, इंक्लूसिवनेस, कि जो इनके बारे में होता है, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी टाइप का होता है तो वो इंक्लूसिवनेस को चैलेंज करता है कि इनको आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो, एक्सक्लूजन को प्रमोट कर रहा है, तो वो नहीं होनी चाहिए।
रीजनलिज्म एंड सेपरेटिज्म होती है कि डिमांड फॉर ऑटोनॉमी कैन स्ट्रेन यूनिटी, कि अगर हर कोई ऑटोनॉमी मांगेगा तो वो फिर यूनिटी किधर रहेगी हमारी, तो उसके बारे में आता है। ग्लोबलाइजेशन का हो गया कि क्रिएट न्यू आइडेंटिटी प्रेशर एंड समटाइम इंटेंसिफाइंग डिविजन्स। डेमोक्रेटिक रिस्पांस की बात करें तो पॉलिसीज जैसे रिजर्वेशन हो गया, माइनॉरिटी राइट्स हो गए, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, एम टू एड्रेस द डाइवर्सिटी। तो ये कुछ पॉलिसीज है जैसे हम किसी को रिजर्वेशन देके माइनॉरिटी राइट्स को क्या बोलते हैं उसको प्रोटेक्ट करके उनके लिए पॉलिसीज बनाकर डिसेंट्रलाइज करके हम डाइवर्सिटी को एड्रेस कर सकते हैं। अब डाइवर्सिटी को आप एक वे से तो एड्रेस नहीं कर सकते, उसको आपको अलग अलग उसके लिए प्रोविजंस लेने पड़ेंगे, पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, इक्वलिटी के साथ साथ इक्विटी का कॉन्सेप्ट भी अपनाना पड़ेगा, तो वो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। इंपॉर्टेंस देखिए डाइवर्सिटी की, तो ये हमें इंश्योर करता है प्लूरलिज्म को एंड इंक्लूसिवनेस को, स्ट्रेंथन करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल ग्रुप, प्रमोट करता है सोशल जस्टिस को बाय रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंसेस, बिल्ड करता है रेजिलियंस को बाय अकोमोडेटिंग मल्टीपल आइडेंटिटीज एंड एनहांस करता है लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट्स बाय रिफ्लेक्टिंग रियल सोसाइटी। तो इसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं कि रिस्क ऑफ कम्युनलिज्म एंड सेक्टेरियनिज्म, कि आप कम्युनलिज्म और सेक्टेरियनिज्म के टूवर्ड्स जा सकते हो, तो वो एक रिस्क बना रहता है। कास्ट एंड क्लास की जो इनइक्वलिटीज है परसिस्ट करती है डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड की, कॉन्स्टिट्यूशन के इतने सारे सेफगार्ड होने के बाद, इतने सारे पॉलिसीज बनाने के बाद, रिजर्वेशन होने के बाद स्टिल वो चीज़ अभी भी प्रिवेल करती है। रीजनल टेंशन हो गए कि लिंग्विस्टिक एथनिक मूवमेंट हो गया, तो ये प्रिवेल करती है और ये चैलेंजेस इम्पोर्ट करती हैं डाइवर्सिटी के टूवर्ड्स। ये पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन हो गया, डाइवर्सिटी फॉर वोट बैंक पॉलिसी, कि आप पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनको जस्ट फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, तो वो एक चैलेंज इम्पोज करते हैं। मेंटेनिंग यूनिटी विदाउट सप्रेसिंग आइडेंटिटीज, कि यूनिटी आपको मेंटेन करके रख रहे हो, कि आपको यूनिटी को मेंटेन करना है बिना किसी की आइडेंटिटी को सप्रेस करे, तो वो बहुत बड़ा एक कांस्टेंट चैलेंज होता है क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली करना पड़ता है। नाउ फॉर कंक्लूजन, डाइवर्सिटी बोथ हमारे लिए स्ट्रेंथ भी है एंड टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी भी है। इंडिया डेमोन्स्ट्रेट करता है दैट डेमोक्रेसी कैन थ्राइव अमिड्स एंड इंटेंस immense diversity by upholding constitution values and inclusive institutions, कि डेमो इंडिया जो है एक चीज बताता है, शो करता है कि डेमोक्रेसी जो है इतने डाइवर्सिटी होने के बाद भी चल सकती है बाय अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। प्रिंसिपल जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी वो रिमेन central to India's democratic success. For democracy to remain vibrant, diversity must be managed through representation, equality, and respect for plural identities. अब हम इसमें रिप्रेजेंटेशन इन डेमोक्रेसी के बारे में देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन इन डेमोक्रेसी की बात करें तो एक कॉर्नरस्टोन है मॉडर्न डेमोक्रेसी का, and it means citizens' voices, interests, and identities are reflected in the governance through elective representation, elected representatives, कि जो लोगों की वॉइस है, इंटरेस्ट है, आइडेंटिटीज है, वो रिफ्लेक्ट करती है गवर्नेंस में थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन के। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है इम्पार्शियल है लार्ज सोसाइटीज में, एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है इंश्योर करता है पार्टिसिपेशन एंड लेजिटिमेसी को, अकाउंटेबिलिटी को। इसमें आगे चलते हैं हाँ, टाइप्स देखते हैं हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के, तो आई एम सॉरी टाइप्स देखते हैं हम रिप्रेजेंटेशन के। तो इसमें पहला आता है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड उसमें आते हैं सिटीजन्स इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को टू लेजिस्लेचर्स एंड पार्लियामेंट। एग्जांपल हो गया एमपी हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया, रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। और सोशल रिप्रेजेंटेशन होता है कि इंश्योर इंक्लूजन ऑफ डाइवर्स ग्रुप, वुमेन, माइनॉरिटी, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को। एग्जांपल इनके लिए आप सीटें रिजर्व कर देते हैं एसटी एससी के लिए, वुमेन के लिए इन लोकल बॉडीज। डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन होता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स assembles in the social composition of society जैसे कास्ट, जेंडर, रिलीजन। फोकस होता है इनका सिंबॉलिक प्रेजेंस ऑफ डाइवर्स आइडेंटिटीज। देन आता है लास्ट सब्सटेंसिव रिप्रेजेंटेशन की, रिप्रेजेंटेशन एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिटीजन नॉट जस्ट ऑन देयर ओन ग्रुप, की जो रिप्रेजेंटेशन है वो सबके वेलफेयर को, सबके इंटरेस्ट को एक शो करे, ना कि सिर्फ उनके ग्रुप के इंटरेस्ट को शो करे। द एग्जाम्पल हो गया लेजिस्लेचर वर्किंग फॉर नेशनल वेलफेयर बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी इंटरेस्ट, जो लेजिस्लेचर्स है वो कॉन्स्टिट्यूएंटी के इंटरेस्ट को साथ साथ नेशनल वेलफेयर को भी लेकर चलते हैं, उसके ऊपर भी काम करते हैं। अब हम इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, कि
आपने जैसे पहले पढ़ा होगा, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। कैंडिडेट जो सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलते हैं वो जीतता है। इंडिया और यूके में प्रिवेल करता है। एडवांटेजेस का ये होता है, सिंपल है, स्टेबल गवर्नमेंट्स के लिए सही रहता है। लिमिटेशन ये है कि स्मॉलर पार्टीज और माइनॉरिटीज है उनको ये एक्सक्लूड कर सकता है। सेकंड आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसको पीआर सिस्टम बोलते हैं। इसमें सीट जो है वोट के शेयर के ऊपर एलोकेटेड होती है, जैसे मैंने यूरोपियन कंट्रीज में होता है। इसका एडवांटेज होता है कि ये इंक्लूसिव होता है, फेयर रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें। एंड इसकी लिमिटेशन होती है कि ये जो है कॉलोनियल इंस्टेबिलिटी के टूवर्ड्स लीड कर सकता है। कोलिजन इंस्टेबिलिटी, नॉट कॉलोनियल, इट्स कोलिजन इंस्टेबिलिटी। कोलिजन की आपकी गवर्नमेंट बन सकती है। मिक्स्ड सिस्टम होता है एक, कि कंबाइन करके रखते हैं, जैसे एफपीटीपी एंड पीआर सिस्टम दोनों को कंबाइन करके, जो कि जर्मनी में फॉलो होता है। अकाउंटेबिलिटी इन डेमोक्रेसी की बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो अकाउंटेबल होते हैं सिटीजन्स के थ्रू। इलेक्शंस हो गए, पीरियोडिक रिन्यूएबल ऑफ 2 मैंडेट हो गए, पार्लियामेंट्री डिबेट एंड क्वेश्चंस हो गए, कि स्क्रूटिनी ऑफ कॉमेंट एक्शंस। मीडिया और सिविल सोसाइटी हो गया, कि एक्सपोज करता है फेलियर और डिमांड ट्रांसपेरेंसी, कि जो भी फेलियर है उनको एक्सपोज करना। मीडिया और सिविल सोसाइटी का काम यही होता है, लोगों तक उनके बारे में अवेयरनेस पहुंचाना एंड ट्रांसपेरेंसी को डिमांड करना। जुडिशियल रिव्यू हो गया, कि एंश्योर करना लॉज और पॉलिसीज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फ्रेम हो। अब इसकी इंपॉर्टेंस देखिए तो इंपॉर्टेंस होता है लेजिटिमेसी ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, इंक्लूसिवनेस को इंश्योर करता है बाय रिफ्लेक्टिंग डाइवर्स आइडेंटिटीज, स्ट्रेंथन करता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द लीडर्स को, प्रमोट करता है सोशल जस्टिस थ्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को, फैसिलिटेट करता है इफेक्टिव गवर्नमेंट्स को बाय बैलेंसिंग मेजोरिटी रूल विद माइनॉरिटी राइट, की आप मेजोरिटी के रूल को माइनॉरिटी के राइट्स के साथ दोनों बैलेंस करते हैं, तो इफेक्टिव गवर्नेंस फैसिलिटेट कर सकते हैं। अब इसके कुछ चैलेंजेस देखते हैं हम, कि अंडर रिप्रेजेंटेशन होता है वुमेन का, माइनॉरिटीज का, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का। इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड मसल पावर होता है इलेक्शन में बहुत ज़्यादा। पॉपुलिज्म एंड शॉर्ट टर्मिज्म वो चलता है इसमें, कि जो विनिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, विनिंग वोट्स रादर देन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के। पार्टी डोमिनेंस चलता है, कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं में फॉलो पार्टी लाइंस ओवर कॉन्स्टिट्यूएंसी इंटरेस्ट के बियॉन्ड जाकर। इलेक्टोरल सिस्टम जो लिमिटेशंस है, जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, कैन डिस्टॉर्ट रिप्रेजेंटेशन, कि वो रिप्रेजेंटेशन है उसको सही से नहीं दिखाता, उसको डिस्टॉर्ट कर सकता है। पीआर जो है इंस्टेबिलिटी को कॉज कर सकता है। कंक्लूजन की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन जो है सोल ऑफ द डेमोक्रेसी है, एंश्योरिंग गवर्नेंस रिफ्लेक्ट विल एंड डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल, कि हमारी जो क्या विल है, हमारे क्या इंटरेस्ट है एंड क्या डाइवर्सिटी है उसको रिफ्लेक्ट करता है। Effective representation require not only fair electoral system but also accountability mechanism and inclusiveness. इंडिया की डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी जो है डेमोन्स्ट्रेट करती है बहुत स्ट्रेंथ रिजर्वेशन वाइब्रेंट इलेक्शंस के थ्रू बता सकते हैं। एंड चैलेंजेस जो है मनी पावर हो गया, अंडर रिप्रेजेंटेशन हो गया। डेमोक्रेसी को लेजिटिमेट रखने के लिए रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी बैलेंस विद पॉलिटिकल इफेक्टिवनेस, सोशल इंक्लूसिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। इन तीन के साथ उनको बैलेंस करना पड़ता है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें आएगा ग्लोबलाइजेशन जो है रेफर करता है इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द इकोनॉमी, सोसाइटीज, कल्चर एंड पॉलिटिक्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये आपका इंटरकनेक्टेडनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, जो अक्रॉस द वर्ल्ड आपकी इकोनॉमी से सोसाइटीज को कनेक्ट हो पा रही है। इट हैज़ प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस फॉर डेमोक्रेसी, एज डिसीजंस जो है एक कंट्री के ओपन अफेक्ट करते हैं अदर कंट्रीज को, कि अगर एक कंट्री का कुछ डिसीजन है तो वो दूसरी कंट्रीज को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, मेनली इकोनॉमीज हो गया, सोसाइटीज हो गए। ग्लोबलाइजेशन जो दोनों है स्प्रेड करते हैं डेमोक्रेटिक आइडियाज को एंड प्रोसेस चैलेंज टू नेशनल सोवेरेनिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। जैसे मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखते हैं तो प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट आइडिया एंड गवर्नेंस अक्रॉस बॉर्डर, कि बॉर्डर्स के अक्रॉस जाके आप ग्लोबलाइजेशन में का मतलब यही होता है कि आप इंटीग्रेट कर रहे हो अपने मार्केट को, अपने आइडियाज को, अपनी गवर्नेंस को, सिर्फ बॉर्डर्स तक ही उसको सीमित नहीं रख रहे हो, अक्रॉस जाकर भी आप उससे प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हो। एंड ये इन्वॉल्व करता है फ्लो ऑफ द गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, पीपल, तो इन सबका फ्लो जो होता है उसको इन्वॉल्व करके रखता है ये। पॉलिटिकल टर्म्स में बात करें तो इट मीन्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इंस्टीट्यूशन, प्रैक्टिसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्लोबल फोर्सेस। इम्पैक्ट देखिए ग्लोबलाइजेशन का तो स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स होता है इसमें, ह्यूमन राइट, रूल ऑफ लॉ, गवर्नेंस स्ट्रेंथन, ये प्रमोट होते हैं ग्लोबली। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है एनकरेज करते हैं डेमोक्रेटिक फोरम्स को।
सेकंड आता है प्रेशर ऑन नेशनल गवर्नमेंट की स्टेट जो है इंटरनेशनल नॉर्म्स को अडॉप्ट कर लेता है, ट्रीटीज को, जैसे WTO हो गया, UN क्लाइमेट एग्रीमेंट्स हो गए। ग्लोबल इश्यूज जो है रिक्वायरिंग कलेक्टिव एक्शंस, तो क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, माइग्रेशन, पेंडेमिक्स, ये जो है एक नेशन अकेले सॉल्व नहीं कर सकता, इसमें सबके कलेक्टिव नीड होती है। इसमें डेमोक्रेटिक कॉपरेशन चाहिए ग्लोबल लेवल पे। राइज ऑफ ट्रांसनेशनल डेमोक्रेसी की एफर्ट्स टू डेमोक्रेटाइज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, UN, EU, WTO, तो इन सब के बारे में बताता है। ग्लोबल इश्यूज और डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज हो गया, इसमें पूरा ग्लोबल डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग रिक्वायर होता है। टेररिज्म और सिक्योरिटी की बात करें तो बैलेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी विद ग्लोबल कॉपरेशन। माइग्रेशन और रिफ्यूजी की बात करें तो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न आता है, डिमांड करता है डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सेज को। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन कैन वाइडन द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर नेशन। टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये न्यू डेमोक्रेटिक स्पेसेस को क्रिएट कर सकते हैं, बट ऑल्सो रिस्क द फेक न्यूज और सर्विलियंस को। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर डेमोक्रेसी, प्रमोट करता है यूनिवर्सल वैल्यूज लाइक ह्यूमन राइट, इंकरेज करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड पीस को, स्ट्रेंथन सिविल सोसाइटी नेटवर्क अक्रॉस बॉर्डर, प्रोवाइड सिटीजन्स विद ग्लोबल अवेयरनेस एंड सॉलिडरिटी, एनहांस करता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ एक्सपोजिंग बाय एक्सपोजिंग गवर्नमेंट टू ग्लोबल ग्लोबल लेवल्स, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंस थी। चैलेंजेस की बात करें तो इरोजन ऑफ सॉवरेनिटी होता है कि एक जो नेशनल गवर्नमेंट है वो अपनी ऑटोनॉमी लूज कर देती है टू ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। कॉर्पोरेट डोमिनेशन होता है कि मल्टीपल जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैं इन्फ्लुएंस करती है पॉलिसीज को मोर देन सिटीजन, तो सिटीजन का इन्वॉल्वमेंट इस पर कम हो जाता है। डेमोक्रेटिक डेफिसिट होता है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में, UN, WTO, IMF, तो इनको ओपन क्रिटिसाइज किया जाता है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन के लिए। कल्चरल होमोजेनाइजेशन होता है कि लोकल आइडेंटिटीज में भी ओवर शेडो बाय ग्लोबल कल्चर। इनइक्वलिटी होता है कि बैलेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, क्रिएटिंग सोशल टेंशन। पॉपुलिज्म और बैकलैश होता है कि ग्लोबलाइजेशन समटाइम्स जो है नेशनल मूवमेंट्स को फ्यूल कर देता है अगेंस्ट परसीव्ड एक्सटर्नल कंट्रोल, की बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल कंट्रोल हो जाता है तो वो कुछ नेशनल मूवमेंट को यू नो स्ट्रेंथन कर देता है। ऐसा हम कंक्लूजन पे आते हैं तो ग्लोबलाइजेशन जो है डबल एज्ड स्वॉर्ड है फॉर डेमोक्रेसी। इट इज स्प्रेड डेमोक्रेटिक आइडिया, फोस्टर कॉपरेशन एंड स्ट्रेंथन करता है अकाउंटेबिलिटी को। The future of democracy lies in balancing national autonomy with global responsibilities, strengthening transnational democratic institutions, and ensuring inclusiveness in the global governance are essential. तो बहुत ज़्यादा essentials होती हैं। ग्लोबल इश्यूज की बात करते हैं हम, लास्ट टॉपिक है ये इसमें। तो इसमें हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू 21st सेंचुरी में डेमोक्रेसी जो है सिर्फ नेशनल बाउंड्रीज तक ही कन्फर्म नहीं है, तो ग्लोबल इश्यूज जैसे वो क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, माइग्रेशन, पेंडेमिक्स, इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज, ये जो है सारे नेशन को अफेक्ट करती है और इसमें कलेक्टिव डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्स की जरूरत होती है। डेमोक्रेसी मस्ट अडेप्ट टू फेस दीज चैलेंजेस थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड इंक्लूसिवनेस। मीनिंग ऑफ ग्लोबल इश्यूज आता है तो ग्लोबल इश्यूज जो है प्रॉब्लम्स होती हैं that transcend national borders and cannot be solved by one country alone, कि एक कंट्री से उनको अलोन सॉल्व नहीं कर सकती है। ये प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि नेशनल बॉर्डर्स के बियॉन्ड जाकर आपको सॉल्व करनी पड़ती हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया। एंड डिमांड करते हैं ये इंटरनेशनल कॉपरेशन को, ग्लोबल गवर्नेंस को, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को एट ट्रांसनेशनल लेवल्स के ऊपर, क्योंकि एक कंट्रीज को सॉल्व नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज हो गया, टेररिज्म हो गया, रेफ्यूजी क्राइसिस हो गया, पेंडेमिक्स हो गया जैसे कोविड पे आया था। अब मेजर ग्लोबल इश्यूज की अगर हम बात करें तो पहला क्लाइमेट चेंज ही है कि ये जो है एनवायरनमेंट को थ्रेटन करता है, लाइवलीहुड को, फ्यूचर जनरेशंस को रिक्वायर करता है कि आप डेमोक्रेटिक कॉपरेशंस करें, चाहे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के थ्रू करें जैसे पेरिस से क्लाइमेट अकॉर्ड हुआ था। एंड सिटीजन जो अकाउंटेबिलिटी डिमांड करते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट एंड कॉपरेशंस। और सेकंड आता है टेररिज्म एंड सिक्योरिटी का, कि तो जो ग्लोबल टेररिज्म है वो चैलेंजेस इम्पोज करता है डेमोक्रेटिक फ्रीडम पे, सिक्योरिटी के ऊपर। जो डेमोक्रेसीज है उनको सिक्योरिटी नीड्स विद सिविल लिबर्टीज को बैलेंस करने की जरूरत होती है, कि आप सिक्योरिटी के लिए सिविल लिबर्टी को दांव पे नहीं लगा सकते हो, तो उसको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आती है। इंटरनेशनल कॉपरेशन जो है एसेंशियल होता है टू कॉम्बैट टेररिज्म विदाउट अंडरमाइनिंग राइट्स। थर्ड इज माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी, तो लाइज
स्केल माइग्रेशन होता है ड्यू टू वॉर, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर। डेमोक्रेसीज को ये सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ऑफ इंक्लूसिवनेस, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सेज, इंटीग्रेशन हो गया, जैसे यूरोपियन रिफ्यूजी क्राइसिस हुए थे। फोर्थ आता है इकोनॉमिक इनइक्वलिटी के ऊपर, कि ग्लोबलाइजेशन जो है उन पे वाइडर गैप होता है बिटवीन रिच एंड पुअर नेशन। डेमोक्रेसीज मस्ट एंश्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। कॉल फॉर रिफॉर्म्स इन ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ। तो आप इन पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन पे जाके रिफॉर्म्स मांग सकते हैं, लोन वगैरह के लिए आपको ये ग्रांट कर देते हैं। पैंडेमिक और हेल्थ क्राइसिस आती है, जैसे कोविड-19 ने बताया कि ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसीज जो है कैसे गवर्नेंस को अफेक्ट करती है, एंड कैसे इसमें डेमोक्रेसीज को बैलेंस करनी पड़ती है इमरजेंसी पावर विद अकाउंटेबिलिटी। इसमें ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत होती है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, सब चीज़ों के लिए। टेक्नोलॉजी और डिजिटल गवर्नेंस की बात करें तो एक सेकेंड में इसको हटा देती हूँ। हाँ, तो राइज ऑफ सोशल मीडिया हो गया, एआई हो गया, सर्विलेंस पोजेस न्यू चैलेंजेस। डेमोक्रेसीज मस्ट रेगुलेट टेक्नोलॉजी while protecting the freedom of expression and privacy, and global रूल्स जो होते हैं नीडेड टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ग्लोबल रूल्स बनाने होते हैं ताकि कोई मिसयूज ना करे उस चीज़ का। जो डेमोक्रेसी है उन्हें रेगुलेट करनी पड़ती है टेक्नोलॉजी को, while protecting the expression and privacy of the freedom। डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सेज टू ग्लोबल इश्यूज। तो अगर हम डेमोक्रेसी के रिस्पॉन्सेज देखें ग्लोबल इश्यूज में क्या क्या आते हैं, तो ट्रांसनेशनल डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेटिक डिसीजंस जो हैं, डेमोक्रेटिक डिसीजन जो है ग्लोबल लेवल पे लिए जाते हैं, जैसे यूएन, ईयू, डब्ल्यूटीओ बोलते हैं, उधर लिए जाते हैं। ग्लोबल सिविल सोसाइटीज होती है, एनजीओ मूवमेंट, नेटवर्क मोबिलाइज सिटीजन्स अक्रॉस बॉर्डर्स। इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो गया, ट्रीटीज ऑन क्लाइमेट एग्रीमेंट, क्लाइमेट हो गया, ट्रेड हो गया, ह्यूमन राइट हो गया। ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी हो गई कि सिटीजन डिमांड करते हैं सिटी ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को। इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन होता है कि इंश्योरिंग वॉइस ऑफ डेवलपिंग नेशंस एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इन ग्लोबल गवर्नेंस। तो इन सबकी वॉइसेस को सुना जाना चाहिए, उनका इंक्लूजन होना चाहिए। इंपॉर्टेंस की बात करें तो स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेसी को बाय प्रमोटिंग यूनिवर्सल वैल्यूज, ह्यूमन राइट, इक्वलिटी के ऊपर। एनकरेज करता है कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज की, सिर्फ नेशनल बाउंड्रीज ही नहीं, आप उसके बियॉन्ड जाकर भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। और ग्लोबल सॉलिडारिटी होती है अमंग सिटीजन। एनहांस करता है लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट्स बाय addressing shared concern, prevent करता है authoritarianism, misuse of crisis by embedding accountability। नाउ सब चैलेंजेस के डेमोक्रेटिक डेफिसिट होता है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में, ओपन क्रिटिसाइज फॉर लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, डब्ल्यू यूएन, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ में ओपन क्रिटिसाइज करता है कि उन पर प्रॉपर शेयर ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यूएस जो है ज़्यादा शेयर रखता है तो वो डोमिनेट करता है। तो ये सारे चैनल होते हैं। इरोजन हो गया सोवेरेनिटी का, कि नेशनल जो गवर्नमेंट है वो ऑटोनॉमी अपनी लूज कर देती है टू ग्लोबल बॉडीज पे। कॉर्पोरेट डोमिनेंस हो गया, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो गई, इन्फ्लुएंस करती है पॉलिसीज को मोर देन सिटीजन्स को। कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो गया, लोकल आइडेंटिटीज जो है ओवरशैडो कर देती हैं बाय ग्लोबल कल्चर। इनइक्वलिटी हो गया, बेनिफिट जो है ग्लोबलाइजेशन की वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉपुलिस्ट बैकलिस्ट हो गया कि नेशनल मूवमेंट रेसिस्ट ग्लोबल कॉपरेशन। नाउ कंक्लूजन की बात करते हैं हम, कि ग्लोबल इशू जो है हाईलाइट करता है द नीड फॉर डेमोक्रेसी टू इवॉल्व बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज, कि डेमोक्रेसी जो है सिर्फ एक नेशन में ही नहीं, नेशन के बाहर भी वो इवॉल्व करनी चाहिए। वाइल चैलेंजेस लाइक इनइक्वालिटी, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज जो है थ्रेटन करते हैं स्टेबिलिटी को, दे ऑल्सो क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर डेमोक्रेटिक कॉपरेशन। फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी का जो है लाई करता है बैलेंसिंग नेशन सॉवरेनिटी, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंश्योर करता है इंक्लूसिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी दोनों लेवल पे। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी जो है 21st सेंचुरी में, उसके पास दोनों लोकल और ग्लोबल लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए, एड्रेसिंग सिटीजन्स कंसर्न्स वाइल कोऑपरेटिंग इंटरनेशनली। तो ये हमारा यूनिट 4 था। इसमें मैंने इसको पूरा कवर करा दिया है वन शॉट वीडियो में। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। एंड गाइस बहुत मेहनत लगती है इन पीपीटीज को बनाने के लिए, देन उसको रिकॉर्ड करने के लिए, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। बाकी तो मुझे बताइए आप इसको, ये सब्जेक्ट जो है हमारा खत्म हो गया है, इसके अलावा आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।